नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के साथ ही उपचुनाव का रण भी खत्म हो गया है। लेकिन ये रण जीता कौन है, ये जानने के लिए हमें और आपको अगले मंगलवार तक इंतजार करना होगा, क्योंकि नतीजे 10 नवंबर को ही आएंगे और तभी फैसला होगा कि प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में रहेगी। लेकिन उसके पहले वर्तमान की बात करें तो इस मंगलवार को 9,361 केंद्रों पर वोटिंग हुई, जिसमें चुनाव लड़ने वाले कुल 355 प्रत्याशियों की 86 किस्मत मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दी। मतदान के लिए 13,115 बैलेट यूनिट, 13,115 कंट्रोल यूनिट और 14,050 वीवीपैट का प्रयोग हुआ। उपचुनाव वाली सभी 28 सीटों पर हुए वोटिंग के प्रतिशत को मिलाएं तो 70% के लगभग मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान वाले विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो इसमें बदनावर, हाटपिपलिया, आगर, ब्यावरा शामिल है। इन सभी सीटों पर 80 से भी ज्यादा प्रतिशत का मतदान हुआ। वहीं मंदसौर जिले की सुवासरा सीट पर भी मतदान का प्रतिशत 80 के करीब ही रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जितना भी मतदान हुआ उसमें किसको नफा और किसको नुकसान हुआ। इसका सही आकलन तो नहीं लगा सकते, लेकिन सबकी नजर उन 14 सीटों पर ज्यादा है जहां से बीजेपी सरकार के 12 वर्तमान और 2 पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हें लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी दांव पर लगी हुई है, जो तभी बचेगी जब ये चुनाव जीतेंगे। अगर ये उपचुनाव हारे तो इनके राजनीतिक भविष्य पर तो सवाल खड़े होंगे ही, साथ ही सिंधिया की प्रतिष्ठा भी थोड़ी होगी। खैर, किस सीट पर कौन बाजी मारेगा, कहां किसकी जीत का जश्न मनेगा, ये तो अगले हफ्ते पता चलेगा। लेकिन उसके पहले उपचुनाव के लिए आज जो वोटिंग हुई है उसमें किसका भला हो सकता है, मतदान कहां शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और कहां हंगामा काटा। मंगलवार को हुए मतदान से आने वाले मंगलवार को किसका मान बढ़ेगा और कौन अपमान का घूंट पिएगा, आज इस पर विस्तार से बात होगी। खास पेशकश किसका होगा मंगल। तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन महज 1.25 साल में कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। सिंधिया की नाराजगी और 22 समर्थक विधायकों के साथ उनके बीजेपी में शामिल होने से विधानसभा में सदस्यों के अंक गणित का जोड़ घटाव कांग्रेस के खिलाफ हो गया और बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर सरकार बनाई। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस को लगातार अंतराल पर झटके लगते रहे और उपचुनाव वाली सीटों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। खैर, अब इन सभी सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है और इंतजार नतीजों का है, जो ये तय करेंगे कि प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में रहेगी। यह पहला मौका है जब इनकी इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव हुआ है। अब इसमें किस का मंगल होगा, इससे लेकर चर्चा शुरू करें। आइए उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग के बाद राजनीति का रोमांच और बढ़ गया है, क्योंकि मतदान के बाद अब इंतजार है नतीजों का, जो 10 नवंबर को आएंगे और इस बात का फैसला होगा कि एमपी में फिर शिवराज या कांग्रेस की बनेगी सरकार। वैसे प्रदेश की जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुआ है उसमें 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, जबकि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला त्रिकोणीय है। माना जा रहा है कि अगर बसपा को कहीं जीत नहीं भी मिलती है तो वो दोनों प्रमुख दलों का चुनावी गणित तो जरूर बिगाड़ सकती है। मंगलवार को 28 विधानसभा क्षेत्रों में संपन्न हुए उपचुनाव में 12 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी सरकार में मंत्रियों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। ज्यादातर मंत्रियों की जीत को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी है, क्योंकि चुनावी दंगल में अधिकतर सिंधिया के ही कट्टर समर्थक हैं, जिन्होंने अपने महाराज के एक इशारे पर कांग्रेस से नाता तोड़कर कमलनाथ सरकार गिरा दी थी। डबरा, सांची, ग्वालियर की सदर, बमोरी, बदनावर, अनूपपुर, सुवासरा, सुमावली, मुंगावली, दिमनी, पोहरी और मेहगांव, ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी से मैदान में मंत्री हैं
और तकरीबन सभी की जीत ही सिंधिया की प्रतिष्ठा को बचाएगी। वहीं 2 सीटों में एक सांवेर में पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट और सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत की भी सियासी किस्मत दांव पर है। ये दोनों भी सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं। मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के अलावा मैदान में सिंधिया के और भी कई समर्थक हैं, जिनकी सियासी किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है। अब मतदाताओं ने किसका मान रखा है, ये तो अगले मंगलवार यानी 10 नवंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन इस मंगलवार को कई सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई और कहा जा रहा है कि ज्यादा मतदान का मतलब है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे तो ज्यादातर जगह मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वोटिंग के दौरान मुरैना की सुमावली में 6 से ज्यादा और भिंड में 2 जगह फायरिंग की घटना सामने आई। इधर सांवेर में वोटिंग के दौरान झड़प हुई, वहीं गोहद में कोई बड़ा विवाद न हो। इसके मद्देनजर बीजेपी, कांग्रेस और बसपा प्रत्याशी को नजरबंद कर दिया गया। खैर, छोटी बड़ी घटनाओं के साथ मतदान संपन्न होने के बाद अब 10 नवंबर का इंतजार है। देखते हैं नतीजे किसके पक्ष में आते हैं और किसका मंगल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो किसका होगा मंगल, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित ओरछा जी हैं। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ ग्वालियर से हमारे लाइव जुड़ रहे हैं ग्वालियर चंबल अंचल के हमारे ब्यूरो हेड विनोद शर्मा, साथ ही जुड़ेंगे उपचुनाव क्षेत्रों से हमारे स्वराज संवाददाता। सबसे पहले विनोद आपसे ही सवाल कर रहे हैं। आपने देखिए, जो ग्वालियर चंबल में जो 16 सीटें हैं लगभग वही तय करेंगे कि कौन सरकार में रहेगा कौन नहीं। इन 16 सीटों की क्या स्थिति रही, जैसा कि खबर आती रही सुमावली में थोड़ी बहुत वारदातें होती रही, हवाई फायरिंग भी हुई, 1-2 लोग घायल भी हुए। बाकी जगह कैसा रहा, शांतिपूर्ण रहा नहीं रहा, जैसा कि ग्वालियर चंबल का रिकॉर्ड रहा है उसके अनुसार तो मुझे लगता है कि काफी कुछ शांतिपूर्ण रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग में जो स्थिति निर्मित होती है मतदान के दिन, वो ऐसी स्थितियां इस बार देखने को नहीं मिली। लेकिन जो मुरैना है वहां के सुमावली इलाके में जरूर फायरिंग होती रही कुछ इलाकों में। और जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने आरोप ये लगाया है कि जो बटालियन भेजी गई थी मुरैना में सुरक्षा व्यवस्था के लिए मतदान केंद्रों की, उनको तो नहीं भेजा विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए, बल्कि होमगार्ड के जवानों को वहां पर तैनात कर दिया गया, जो काफी वृद्ध भी हो चुके थे। उनके हाथों में डंडे थे। 3 गांव ऐसे थे जहां पर फायरिंग हुई और वहां के जो कमजोर वर्ग के मतदाता हैं वो बाहर तक नहीं निकले, जो अन्य समाज के मतदाता हैं वो बाहर नहीं निकले। तो ये नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ है। इसका लेकर सीधे तौर पर ये कांग्रेस को नुकसान हुआ है, जो सीधे तौर पर बीजेपी आरोप लगा रहे हैं। वहीं मेहगांव में भी जो स्थिति निर्मित हुई भिंड के, उसमें जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं हेमंत कटारे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके क्षेत्र के कई ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पर बूथ कैप्चरिंग होती रही, प्रशासन को वो गुहार करते रहे, बातचीत करते रहे, खुद उन्होंने शिकायत की, उसके बाद भी वहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं भेजी गई थी। तो ये स्थिति तो भिंड और मुरैना में निर्मित हुई। अभी कुछ देर पहले जो जानकारी मिली थी कि मुरैना में खुद विधानसभा क्षेत्र में गोली चली है, जिसमें एक जो समर्थक है पार्टी का प्रत्याशी का, वो घायल हुआ है। तो जो स्थिति मुरैना चंबल अंचल में जो निर्मित होती रही है, हालांकि वो स्थिति निर्मित तो नहीं हुई है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया हो। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर 15 सदर जिसको कहते हैं, और डबरा, यहाँ शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। और छोटी बड़ी झूमा झटकी जैसी स्थिति या कहा सुनी की स्थिति तो हर जगह निर्मित रहती है, वो यहाँ रही। क्योंकि जब ग्वालियर पूर्व में सतीश सिकरवार पहुंचे थे मतदान केंद्र पर और वहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज करी, क्योंकि उनके जो बीजेपी के जो चिन्ह थे, जो मफलर थे, वो पहन के वो बैठे हुए थे। और इसके साथ जब प्रशासन को ये लगा कि स्थिति बाद में बिगड़ सकती है, तो उसके बाद प्रशासन ने दोनों ही प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिकरवार और बीजेपी के प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल को पुलिस कंट्रोल में बुलाकर अपने साथ बिठा लिया था, ताकि किसी तरह की स्थिति कोई खराब ना हो। और दोनों प्रत्याशी इस बात को कह रहे थे कि वो अपनी मर्जी से आए हैं, प्रशासन ने उनसे कहा था कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, लिहाजा वो भी चाहते हैं कि शांति व्यवस्था रहे और उनके साथ आए हैं। दोनों ही प्रत्याशी ये दावा भी कर रहे थे कि उनकी जीत सुनिश्चित है। तो चंबल अंचल एक अपने आप में बड़ी तस्वीर निकलकर यहां से आएगी। सिंधिया की प्रतिष्ठा यहां से जुड़ी हुई है, बहुत कुछ दिशा और दशा यहां से तय होगी। 16 जो सीटें हैं
16 सीटों में से अगर बीजेपी ज्यादा सीटें लेने में कामयाब होती है तो एक तरह से कह सकते हैं कि सिंधिया की प्रतिष्ठा है, वो साख है, वो बच जाएगी। अगर कांग्रेस इसमें कामयाब हो गई तो फिर ये बात सबके सामने आ जाएगी कि भाई जो मुद्दा कांग्रेस कहती थी कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, एक बड़ी सौदेबाजी हुई है और लोग इस बात को नकार रहे हैं और उन लोगों को लोग वोट नहीं देंगे या उन लोगों के प्रति लोगों के मन में काफी आक्रोश है, ये बात भी साबित हो जाएगी। तो बहुत कुछ इस 16 सीटों के ऊपर आधारित रहेगा। कौन सरकार रहती है, कौन सी सरकार सरकार बनी रहती है। विनोद, हम आपके पास हालांकि सुमावली में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद हम आपके पास आएंगे। हम थोड़ा अमन सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुरैना में क्या स्थिति है, एक चीज पे जरूर हम आपसे बात करेंगे। सामान्य तौर पे हमारे साथ ओरछा जी भी हैं। सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि जहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है वहां सरकार के अगेंस्ट, हालांकि ये उपचुनाव है, इसमें अभी तक इसमें आकलन बहुत अच्छे से नहीं किया जा सकता है, जो सरकार रहती है उसके अगेंस्ट जाता है। जहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ता है माने जनता उसके अगेंस्ट जाती है। ऐसे में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज ग्वालियर पूर्व में हुआ है, यानी सरकार के पक्ष, बीजेपी का कैडर बेस वोटर है, वो वोट डाला आया होगा, बीजेपी के कार्यकर्ता लगे, उन्होंने वोट करवा दिया। लेकिन जो यहां सबसे कम हुआ है 42.99 यानी 43% वोटिंग हुई है, वो सतीश सिकरवार के पक्ष में मुझे जो आंकड़े बताते जाती नहीं दिख रही है। लेकिन क्या स्थिति रही है इस पर हम बात करेंगे। एक बार अमन से बात कर लेते हैं। अमन, मुरैना में ही थोड़ा बहुत भिंड को छोड़ दे, मुरैना में ही ज्यादातर जो भी हंगामा हुआ है, जो भी फायरिंग हुई है वहीं पे हुआ है। क्या कारण है कि ये फायरिंग हुई और ये फायरिंग होने से क्या वाकई में जो तटस्थ मतदाता हैं वो वोट नहीं डाल पाए? जो घायल हुआ है जो कार्यकर्ता, वो किस पार्टी का है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बता दूं, इस सुमावली विधानसभा में सबसे ज्यादा फायरिंग हुई है, जहां पर जतवार का पुरा, दिखतपुरा, पचौरी का पुरा, धर्मजीत का पुरा, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर सुबह से फायरिंग शुरू हुई और शाम तक चली है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन यहाँ पर चूक दिखाता नजर आया, क्योंकि जो 21 बटालियन तैनात की गई थी, 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे, ये कहीं नजर नहीं आए। तो ये है कि यहाँ पर जो मतदाता था, जो वास्तव में मतदान करने के लिए सुबह से निकलता है, वो घर से नहीं निकल पाए, ये कारण रहा। यही आरोप कांग्रेस के प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा ने भी लगाया था। उनका भी कहना है कि मतदाता वोट नहीं कर पा रहा है। जी, ये हमने आपसे, मेरी आवाज आ रही है अमन? जी 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 सर, हम ये आपसे पूछ रहे थे जो घायल हुआ कार्यकर्ता वो किस पार्टी का है? बिल्कुल, ये जो घायल कार्यकर्ता हुआ है वो पता चल रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि वो कुशवाहा है और कुशवाहा प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं अब ये एक तरह से, अभी थोड़ी देर पहले भी एक खबर आई है जो मुरैना में पूर्व जो खड़े हुए हैं, जो भी रामप्रकाश राजौरिया बीएसपी प्रत्याशी, उनके बेटे हैं, उनने अभी फायरिंग का आरोप लग रहा है उन पर। तो पूर्व पार्षद जो है कांग्रेस के, वो घायल हुए हैं। मतलब ये बीजेपी समर्थकों ने फायरिंग की है? ये कांग्रेस समर्थकों ने की है। और सुमावली में जो हुई थी, नहीं, कांग्रेस समर्थकों ने फायरिंग की है और कांग्रेस समर्थक ही घायल हुआ, ये कैसे हो सकता है? नहीं, सुबह जो सुमावली में फायरिंग हुई थी सर, हाँ? वो बीजेपी के समर्थकों ने फायरिंग की है, ऐसा आरोप लग रहा है। और कांग्रेस समर्थक जो है, कुशवाहा लड़का है, हाँ? वो घायल हुआ है, जिसको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। अच्छा। और अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले जो घटना हुई है, उसमें बीएसपी के जो समर्थक है, बहुजन समाज पार्टी के, उनके जो बेटे हैं प्रत्याशी के, उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने फायरिंग की है और कांग्रेस के पूर्व पार्षद उसमें घायल हुए हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सारी जानकारी देने के लिए। विनोद, आपके पास आऊंगा। जो मैंने सवाल किया था, एक बार हम सुमित जी से सवाल कर लेते हैं। सुमित जी, जैसे कि सुमावली में, दूसरी जगह की बात करते हैं, सुमावली की बात कर लेते हैं। विनोद भी बता रहे हैं कि जो तटस्थ मतदाता है, जो किसी के साथ नहीं है, मतदान करने जा रहा होता है, वो किसी को भी वोट दे सकता है। ऐसे में सुमावली में मात्र 53% यानी 54% वोट हुआ है। अब वोट परसेंटेज जब कम होता है तो सत्ता पक्ष को फायदा होता है। तो आप जिस तरह आरोप जो लग रहा है, उस आरोप के आधार पे हम बात कर रहे हैं कि अगर बीजेपी समर्थकों ने किया है तो ये तो फिर उचित नहीं है, सरकार आपकी है। त्रिपाठी जी, हार की प्रस्तावना का पूरा उपक्रम है, इसके अतिरिक्त यह कुछ भी नहीं है। 10 तारीख को क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, किस आधार पर कहेंगे, उसकी प्रस्तावना लिखने का काम कांग्रेस तैयार कर रही है। और इसके लिए फायरिंग हार की प्रस्तावना में हो रही है क्या? देखिए,
किसी भी प्रकार की हिंसा की घटना से ना भारतीय जनता पार्टी सरोकार रखती है, ना हमारी पार्टी कहती है, ना हमारा कार्यकर्ता इस तरह का काम करने वाला है। ये पूरे देश में हम स्वस्थ लोकतांत्रिक चुनाव चाहते हैं, और इसके लिए ये तो जिन्हें इमरजेंसी की आदत है, जिन्हें चुनाव से डरने की आदत है, जिन्हें 70 वर्षों में बूथ कैप्चरिंग की आदत हो गई, जिन्हें हार के भय से जो है इस देश में नरसंहार की आदत है, ये उन लोगों के काम है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से के लोगों से संघर्ष तो करती है, लेकिन इस तरह के कृत्य करने से हमने सदैव परहेज किया और आगे भी करेंगे। आपका आज के डिबेट का शीर्षक ही है किसका होगा मंगल, तो उसी का होगा मंगल सर, जो मंगल भवन अमंगलहारी के सिद्धांतों पर चलेगा, जो मंगल भवन अमंगलहारी के आदर्शों पर चलेगा, जो मंगल भवन अमंगलहारी की मान्यताओं के उनके प्रति श्रद्धा रखेगा, जो मंगलम भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम के पदचिन्हों पर चलेगा, उनके राज्य की, राम जी के राज्य की परिकल्पना के आधार पर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा, उसका मंगल होगा। और इन सब के उत्तर स्पष्ट है देश की जनता के सामने। वो कोई कह दे मतदान केंद्र से निकल करके कि जय जय श्री राम, तो कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, वो एजेंट सब समझ जाते हैं कि हमारा वोटर नहीं है। कोई मतदान केंद्र से निकल करके भारत माता की जय लगा दे, भारत माता की जय, तो कांग्रेस के नेता स्पष्ट मान जाते हैं कांग्रेस के लोग जय श्री राम विधानसभा के अंदर लगा, यह जो है हमारे वाले नहीं है। और जो छद्मता दिखाते हैं उसका दुष्परिणाम आता है सर, क्योंकि नकली भगवान निष्ठा से आस्था और निष्ठा फलीभूत होती है। छद्मता जब जब इन्होंने किया, जनेऊ के वो सूट के ऊपर जनेऊ पहना, परिणाम कितने दुष्परिणाम सामने आए हैं वो आप सबने देखा है। क्योंकि इसके चक्कर में अभी उन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास पे एक तरफ कोशिश की कि मुहूर्त टल जाए, मुहूर्त टल जाए, जब नहीं टला तो कार्यक्रम करने बैठ गए। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि इनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग इस्तीफा देकर के भाग गए। तो छद्मता तो छद्मता है सर, वो तो किसी भी रूप में किसी भी दल की स्वीकार नहीं होगी। चलिए, बिल्कुल स्वीकार नहीं होनी चाहिए। हम आंकड़ों पे बात करेंगे। जो अभी जो राजनीतिक पंडितों ने जो आंकड़ा लगाया, मैंने भी कुछ आंकड़े निकाले हैं। आंकड़ों के अनुसार जो सामने आता है, सामने ये आता है कि जब वोटिंग परसेंटेज जो ज्यादा होता है तो जो वर्तमान पार्टी होती है, हालांकि ये उपचुनाव है, तो एक बार इस तरह का मैंने चुनाव अभी तक नहीं देखा। उपचुनाव एक दो जगह जहां भी होते रहे हैं तो या तो सत्ता पक्ष ही 80% सत्ता पक्ष की जीतते रहे हैं, 20% में कहीं उल्टा रिजल्ट भी आता है। जैसे कि आपने भी जानते हैं कि कैलारस और मुगावली पिछली आपकी सरकार थी, आप हार गए थे दोनों चुनाव, जबकि एक सीट आपकी भी थी, वो भी हार गए थे। तो ये अलग मुद्दा है, कहीं कहीं ये हो जाता है, लेकिन उस पर हम बात करें। लेकिन उस पर हम भार्गव जी से जान लेते हैं। भार्गव जी, जो हमारा मत है, उस मत के अनुसार जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, यानी ये माना जाता है कि आम पब्लिक, जो तटस्थ मतदाता है, जो शिफ्ट वोटर है, जिसको कहते हैं शिफ्ट होता है इधर से उधर, वो जब मतदान ज्यादा करता है तो सत्ता पक्ष के विरोध में जाता है। अब ये सत्ता पक्ष का विरोध 15 महीने का है या 6 महीने का है, ये अलग बात है। आपका क्या कहना है? मैंने देखा ये कि अगर मैंने कम से कम 7-8 सीट ऐसी हैं जो 70% से ऊपर है, 70 ही माना जाता है, उसके नीचे फिर माना जाता है। आपका क्या मानना है इसमें कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज जहां बढ़ा है उसमें क्या हो सकता है? देखिए, ये तो तय बात है कि एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है। जब ज्यादा मतदान होता है उसको एंटी इनकम्बेंसी वोट में गिना जाता है। लेकिन ये सरकार 6 महीने की है, इसके पहले 15 महीने की सरकार थी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये एंटी इनकम्बेंसी वोट कांग्रेस के खिलाफ है या वर्तमान सरकार के खिलाफ है। लेकिन फिर भी 6 महीने में, कोरोना काल में जो जनता को परेशानी हुई है, हो सकता है उसका गुस्सा भी हो, क्योंकि जबरन पकड़ पकड़ के कोविड सेंटर में रखा गया। जनता तो जरा सी बात जो उसको तकलीफ होती है उसे याद रखती है। हो सकता है बिजली के भारी बिलों का झटका हो सकता है कांग्रेस ने जो कहा कि ये तो गद्दारी और ईमानदारी का मैच है, तो जनता नाराज हो अपने विधायक से, इसलिए निकल करके वोट डालने इतने भारी संख्या में पहुंची हो। लेकिन कुछ भी है, जनता ने अब की बार अपनी जिम्मेदारी समझ के अपना मत दिया है, और जनता जनार्दन जो तय करती है उसको ये मालूम है, ये तो एक साधारण सी बात है कि जो सिटिंग होता है, जो ऑलरेडी राजा बना हुआ है और सिटिंग मंत्री है, अगर वो जीत गया तो हमारे यहां ज्यादा काम होगा, और अगर सिटिंग वाला नहीं जीता, हार गया, तो नया आएगा और सरकार अगर बीजेपी की रह गई तो फिर हमारे यहाँ काम नहीं होगा। एक सोच ये भी काम करती है। तो ज्यादा मतदान इसमें भी हो सकता है। फिर भाजपा ने इस चुनाव में काफी मेहनत की है, यानी कांग्रेस से ज्यादा मेहनत की है।
तो इसलिए उसका भी नतीजा हो सकता है। उसमें अकेले कमलनाथ जी थे, उसमें शिवराज जी, नरेंद्र सिंह तोमर, BD शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सब लगे हुए, सभी लगे हुए थे, यानी पूरा भाजपा का कुनबा लगा हुआ था। इस चुनाव में कुछ हुआ हो ना हुआ हो, एक चीज तो हुई है कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को नजदीक से नहीं देखा था। एसी रूम से, एसी चैम्बर से बाहर निकलकर उन्होंने नजदीक से मध्य प्रदेश के कम से कम 28 क्षेत्र तो देख ही लिए और जनता से रूबरू हो गए, तो उन्हें भी मध्य प्रदेश का दर्द समझ में आया होगा। तो ये सत्ता पक्ष के विरोध में जाएगा या विपक्ष के पक्ष में जाएगा, ये तो 10 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन जनता का मतदान के प्रति अति उत्साह ये दर्शाता है कि जनता ने अब की बार सोच समझकर ही मतदान किया। लेकिन सब जगह उत्साह नहीं रहा। खैर, अब्बास जी आ गए हैं। अब्बास जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। अब्बास जी, ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है 80, 85, 79, इस वोटिंग परसेंटेज में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहेंगे? ये किसके पक्ष में बढ़ा है? जो सर, सबसे पहले तो जितने भी जानकार लोग होते हैं, आप सब लोगों का ये मत होता है हमेशा से कि अगर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा जाता है तो सरकार से कहीं ना कहीं असंतुष्टि है लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं वो परिवर्तन चाहते हैं। जिन जनप्रतिनिधियों को उन्होंने चुना था इससे पहले, जो सिटिंग रहे या इस्तीफे दे दिए जिन्होंने, जिनकी वजह से उपचुनाव हुआ, तो उनको बदलने के लिए जनता आगे आ गई है। मुझे लगता है कि 70% भी जो वोटिंग परसेंटेज है उसको तो हम ज्यादा मान रहे हैं, लेकिन 57% जो दिमनी में हुआ, ये सारी चीजें, ये कोरोना काल का वोटिंग परसेंटेज है। मतलब अगर आप देखें तो लोग आज यहाँ पे अपने परिवार की शादियों में नहीं जा रहे हैं, लोग बेवजह बहुत सी जगहों पे नहीं जा रहे हैं, बहुत करीब के मामलों में नहीं जाते, लोग वर्क फ्रॉम होम की एक नया जो शुरू हुआ है उसको कर रहे हैं, लोग अपनी संस्थाओं में नहीं जा रहे हैं। फिर भी अगर 50% ने भी मतदान निकल के किया है तो इसका मतलब है कि ये 80% के अंदर हम मान लें कि जनता कितनी गुस्से में थी, कितनी ज्यादा। और 80% जहां हुआ है उसको कितना मान लें? तो आप सोच लीजिए पूरे क्षेत्र में नाराजगी है, मतलब जो वहां के प्रतिनिधि थे उनके लिए। मतलब दोनों चीजें आपने कह दी। वोटिंग, आपने कहा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो सत्ता के जो वर्तमान में है उसके अगेंस्ट है, लेकिन आपने साथ में उसको भी ढाल बना लिया कि जहां कम हुआ है वो भी आपके पक्ष में। वही मैं आपसे सवाल करने वाला था कि ग्वालियर ईस्ट में 42, ग्वालियर में 48, अंबार में 51, गोहद में 52, ये परसेंटेज, तो जो परसेंटेज का गणित है वो आपके अगेंस्ट जा रहा है। देखिए, परसेंटेज से गणित तो हमने बहुत सी बार देखा है कि कम मतदान भी हुआ लेकिन सत्ता को परिवर्तित कर दिया। बीजेपी से जो संतुष्ट वोटर था वो बाहर ही नहीं निकला, वो बैठा रहा कि ठीक है, और जो गुस्से के अंदर वोटर था वो बाहर निकल के आ गया। जनता की नाराजगी सबने देखी। अब तो चुनाव संपन्न हो गया है, हमने क्या क्या नहीं देखा इस चुनाव के अंदर। मध्य प्रदेश ने कभी जिंदगी में इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। जो एक बात अवधेश भार्गव जी ने कही, और बहुत लंबे समय से चुनाव देख रहे हैं वो भी, आप भी, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता को किस छोटी सी बात की नाराजगी हो जाती है सत्ता पक्ष से। कोविड के अंदर जिस तरह की लापरवाही बरती गई, जनता उसको लेकर नाराज थी। कोविड को आपने बढ़ने दिया, संक्रमण बढ़ता रहा, लॉकडाउन नहीं किया। जहां शिवराज जी शपथ लेते हैं अगले दिन से लॉकडाउन हो जाता है पूरे देश के अंदर। कहीं ना कहीं तो देश भर के अंदर कोरोना का संक्रमण सही समय पर नहीं रोका गया तो सत्ता मध्य प्रदेश की पलटने की वजह थी उसकी एक बहुत बड़ी। जनता बहुत समझदार है। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है त्रिपाठी जी, आप भी जानते हैं कि जो सिंधिया जी हैं उनको राज्यसभा की सीट मिल गई। जो मंत्री थे, उनके जो विधायक थे, विधायकी से इस्तीफा देके हमारे सुमित भाई और सब भाजपा के लोग कहते हैं कि साहब सरपंची नहीं छोड़ते हैं लोग, आज उन्होंने विधायकी छोड़ दी। तो विधायकी किस लिए छोड़ दी? क्या विधायक नहीं बनने, क्या आम जनता की तरह छोड़ दी? विधायक नहीं बन के बने रहकर वो मंत्री बनाए गए, 14 को इनाम दिया गया, उनको पुरस्कृत किया गया, वो उनको मंत्रालय मिल गया। इस जनता को क्या मिला मध्य प्रदेश की? ये उपचुनाव का बोझ, जो कर्मचारी थे उनको क्या मिला? उपचुनाव का बोझ, उपचुनाव कराने के लिए वो मैदान में उतरे। इस पूरे संक्रमण के दौर में उपचुनाव की लाइन में लगा जनता का नुकसान ही नुकसान हुआ। वो जनता जो निराश थी, जो हताश थी, जो भाजपा को जिसने पिछली बार बाहर किया था, वो मतदान करने के लिए बाहर निकली और वो बड़ी संख्या में निकली। चाहे वो 42% हो चाहे 80%, ये समय बताएगा आने वाला, ये समय बताएगा आने वाला। जो गुस्से में, तो देखिए बहुत सारे लोग जिनका गुस्सा था वही तो इस कोरोना संकट काल के अंदर बाहर निकले। जिनका गुस्सा नहीं था, जो संतुष्ट थे दोनों तरफ से, जिनको नहीं, तो न्यूट्रल थे, वो घर में थे, वो घर में रहे, उन्होंने जोखिम ही नहीं लिया। जोखिम तो वो लोग लेने गए थे जिनको बीजेपी को सबक सिखाना था कि बाहर निकलिए, हमने आपको सत्ता से बाहर किया था, आप कैसे आके बैठ गए। जैसे कोर्ट ने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कि आपको किसने अधिकार दे दिया, किस अधिकार से आपने कमलनाथ जी को स्टार प्रचारक से बाहर कर दिया। ऐसी जनता इनसे पूछ रही है, आपको किसने अधिकार दिया था 1.5 साल के अंदर सरकार गिराने का? हमने 5 साल के लिए चुना था, जनता का मत था, जनता का जनादेश था, आप कौन होते हो? तो यही जनता इनको सबक सिखाने आई है। बिल्कुल बिल्कुल सबक सिखाने आई। हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं दिनेश शर्मा मेहगांव से। दिनेश, मेरी आवाज आ रही? जी। दिनेश, मेहगांव में
थोड़ा बहुत आपसे जानना चाहेंगे, हमारे समझ सामान्य ही रहा है, कहीं बहुत ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, कोई आपराधिक कृत्य नहीं हुए, वहां की स्थिति क्या रही। लेकिन एक जरूर वीडियो वायरल हुआ था, आप ही ने भेजा है, जिसमें ओपीएस भदौरिया ये कहते नजर आ रहे हैं, सीधे निर्देश दे रहे हैं किसी अधिकारी को कि इसको इन दो लोगों का नाम भी ले रहे हैं, कह रहे हैं इन दोनों को किस धारा के तहत अंदर करिए, अभी आप आदेश दे रहे हैं। वो वीडियो वायरल हुआ, वो क्या कारण था, और फिलहाल मतदान वहां जितना हुआ है उस मतदान में आपने क्या आकलन लगाया कि किसकी स्थिति कैसी बन रही? जी, सबसे पहले आपको बता दूं जी, यहाँ मतदान केंद्र केवल 378 मतदान केंद्र बनाए गए थे नया विधानसभा में। यहाँ 60 संवेदनशील जो मतदान केंद्र थे वो वहाँ पर सीआरपीएफ जवान लगाए गए थे, 150 मोबाइल और पुलिस के द्वारा लगाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था की गई थी तो वो केवल औपचारिकता रूप से की गई थी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा चुनाव कांग्रेस व बीजेपी का नहीं था, यहाँ केवल ब्राह्मण और एक ठाकुर का चुनाव था। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा शुरुआत में ओपीएस को ये लगा था, ओपीएस भदौरिया को, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को बंद करवाइए। या तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इन्होंने अपने प्रेशर में, दबाव में अधिकारियों को लेकर के काम करे हैं। और उन लोगों के जो कांग्रेस का हेमंत कटारे द्वारा आरोप भी लगाया गया है कि जो प्रशासन है, जो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग है, तो प्रशासन के दबाव में काम किया है। जैसे ही उनको ये लगा कि मैं हारता हूँ चुनाव, तो पहले सबसे पहले उन्होंने मड़ेना गांव में फायरिंग करवाई कार्यकर्ताओं के साथ, उनके कार्यकर्ताओं ने किया। सोना गांव में हवाई फायरिंग हुई है, कम से कम 30-40 राउंड चले। वहाँ एसपी कलेक्टर भी मौजूद पहुंचे थे, उन्होंने वो मुआयना किया, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ गोली चली है। उसके बाद खोकीपुरा में भी फायरिंग हुई है। उसके बाद लिलोई गांव में ईवीएम मशीन तोड़ी गई है। उनका भी आरोप है कि ये ओपीएस भदौरिया जो बीजेपी के लोगों के द्वारा ही तोड़ा गया है। और एक मतदान केंद्र 32 है जो महुआ की चौकी, वहाँ पर उनके अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है, और एक पुलिस महिला आरक्षक है, वो साफ तौर पे बाइट में बोल रही है कि मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा था तो मेरे पे बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि आप वहाँ से हट जाइए, आप वहाँ से हट जाइए, आप वहाँ क्यों खड़े हो। तो वो साफ कह रहा है कहीं ना कहीं जो रिंकू भदौरिया है, जो ओपीएस भदौरिया के भतीजे, तो उनको बुला, मेरे पास फोन आ रहे थे और कई लोगों पे करवाए जा रहे थे कि आप वहाँ क्यों लगे, तो क्या मकसद था इनका। तो साफ तौर पे उनका कहना है कि वो केवल डंपिंग करना चाहते थे। और बाद में जो शाम के 5 बजे के बाद जो 1 घंटा एक्स्ट्रा था 6 बजे का, तो जो डंपिंग हुई है, कई गाँवों में कैप्चरिंग की है, उनके पुलिस बिल्कुल नदारद रही है। जो पुलिस का सहयोग बना है, पूरा सहयोग किया है, कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में पूरी पुलिस ने काम किया है। मेगांव में एक हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अब्बास हफीज जी, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी, मैं दिनेश जी ये पूछ रहा हूँ, रिंकू भदौरिया को आज बंद किया गया था थाने में, वो थाने से भागे वहां से, जिसके अंदर टीआई के ऊपर आरोप लगाए वहां पर, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। दूसरा, सुनारपुरा में और मेहाड़ में जो बूथ कैप्चरिंग हुई, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो मुद्दा बहुत बड़ा बना। एक तो रिंकू भदौरिया का थाने के अंदर जो बंद किया गया था, किसने छुड़वा दिया, कुछ आपको इसके बारे में जानकारी है क्या? नहीं, वो तो टीआई द्वारा बिल्कुल छोड़ा गया है, क्योंकि योगेश भदौरिया, वो योगेश जो हेमंत कटारे का जो भाई था, तो वो भी वहां बैठा था, और साथ में उनके क्या बोलते, हेलो, आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है? हेलो, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है आपकी? जी सर, जी सर। हाँ, बताइए बताइए। वहाँ पर जो थाने में जो गोरवी पुलिस थाना द्वारा जो मनोज राजपूत द्वारा जो हेमंत कटारे का भाई जो योगेश कटारे था, उसको भी बैठाला गया था। उसके 3 घंटे बाद उनके भाई रिंकू भदौरिया को भी बैठाला गया था। हाँ। तो ये कहानी रीत है, जो वहाँ को योगेश कटारे को छोड़ा नहीं गया और रिंकू भदौरिया को 4 बजे ही पुलिस छोड़ देती है वहाँ से। तो ऐसे असंभव क्या है, ये इनको क्यों छोड़ दिया गया? तो ये कहीं ना कहीं पूरी प्री प्लानिंग थी बीजेपी की कि उनको छोड़ दीजिए, शाम का टाइम हो गया है और जो कैप्चरिंग होना है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, तो कैप्चरिंग हो जाएगी। जो उनको छोड़ दिया गया है तो कैप्चरिंग चालू हुई, तो पूरी घटना जो बीजेपी के समर्थकों द्वारा ही कराई गई है, जो मिली भगत थी पुलिस की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी के लिए। एक हम सांची और थोड़ा सा पूछ लेते हैं फिर। इलियास, सांची की क्या स्थिति है, कितने % वोटिंग हुई वहाँ? देखिए, रायसेन जिले के सांची विधानसभा क्षेत्र में 70% के आसपास वोटिंग हुई है, और यहाँ पर भी ऐसी कोई घटना जो है कि सामने नहीं आई है।
कि जिससे के असंतोष पैदा हो या वो, मगर एक जो गैरतन तहसील के साथी विधानसभा में लगता है, जो कि देवरी घड़ी नाम की जगह है, यहाँ पर यहाँ के ग्रामीण लोगों ने मतदान का बहिष्कार करा और 6 बजे तक मतदान सिर्फ 9 वोट डाले थे। मगर फिर प्रशासन ने 6 बजे के बाद प्रशासन उनके गांव गया, वो सुबह 6 बजे लाइन लगा के रात में अभी वोटिंग वहां पर चालू है। जी सर। चलिए, ये जो वोटिंग 70% के लगभग हुई है, तो आपने कुछ आकलन निकाला है कि ये दल बदल को लेकर नाराजगी के वोट थे कि समर्थन में सरकार को स्थायित्व के वोट थे? देखिए, ये जो परसेंट बढ़ा है, इस परसेंट का सीधा वही आंकड़ा समझ में आ रहा है कि क्योंकि जो वोटर थे, वोट निकालने वाले लोग थे, इसमें ये 3 खेमों में बढ़ गए थे। बीजेपी, कांग्रेस और पुरानी बीजेपी, ये 3 लोगों ने वोट निकाल के वोट डलवाए। अब ये देखने का मामला जब सामने आएगा, जब रिजल्ट सामने आएगा कि पुरानी बीजेपी ने किसके पक्ष में वोट डलवाया, और कांग्रेस ने तो अपने पक्ष में डलवाई है, बीजेपी ने अपने पक्ष में डलवाया। ये जो परसेंट बढ़ा है, ये ज्यादातर विशेषज्ञों का कहना ये है, परसेंट बढ़ने की मेन वजह जो है, क्योंकि सुबह 11 बजे तक रायसेन के सांची विधानसभा क्षेत्र में 10% वोटिंग हुई थी। तो विशेषज्ञों का कहना ये हो रहा था, अंदाज ये लगाया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 50 और 55% वोटिंग होगी, मगर ये एकदम कहां से आए, सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखी है, तो कोरोना काल का कोई फर्क ही नजर नहीं आया, बल्कि कोरोना काल से ज्यादा 65% पिछले बार थी, इस बार 70% हो गई। मतलब कोरोना काल में मतलब कोविड-19 की गाइडलाइन से बढ़ के लोगों ने मतदान किए था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इलियास जी। आप सुमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे अब सफेद जी, लेकिन हमारे संवाददाताओं ने जो जानकारी दी है, मेरगांव से दी है, सुमावली से दी है, उस पे भी आपकी प्रतिक्रिया, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, आपने खुद सुना है, आप बता दीजिए। मैं सबसे पहले सुमित जी। त्रिपाठी जी, मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहा, हम स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते हैं और हमने उसी के हिसाब से, आप अगर ये सब हमको करना होता तो आज जितने भी राजनीतिक विश्लेषकों ने कल से ही जो पूरे चुनाव की समीक्षा की है, उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा रैलियां की हैं, ज्यादा जनसंपर्क किया है, ज्यादा कार्यकर्ताओं की वो किया है, ज्यादा बूथ मैनेजमेंट किया है। अगर हमारा कोई अलोकतांत्रिक तरीके में किसी भी प्रकार से कोई भरोसा होता तो हम ये सब करने की दिशा में हम इतना परिश्रम क्यों करते? हम स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लोग हैं और उसी पद्धति में हमें चुनाव लड़ना है। यह केवल कांग्रेस की हार का बहाना खोजने के लिए कि बूथ कैप्चरिंग हो गई है, ऐसा हो गया है। भाई, बूथ कैप्चरिंग हो गई है, हेमंत कटारे वही है ना जो उचक उचक के कह रहे थे हम किसी को तेल नहीं लगाएंगे, मैं तेल नहीं लगाऊंगा किसी चाचा को। ये बदतमीजी पूर्वक आप मंच से खुलेआम जनता को कह रहे थे। ये कब कहा, कहां सुन लिया? वीडियो वायरल हुआ है सर, मैं आपको सुना सकता हूँ अभी आप अच्छा उस वीडियो को बता दीजिए। हेमंत कटारे किसी चाचा को तेल नहीं लगाया को नहीं छोड़ा और योगेश कटारे वहां क्या कर रहे थे? उस उस विधानसभा क्षेत्र के वो निवासी नहीं है, वो क्यों वहां पर थे? उनका होना ही अपने आप में कंप्लीट अपराध है। जब सारे लोग वहां के निवासी है वो लोग रहेंगे। हेमंत कटारे की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन हम कहीं तो वीडियो दिखा दे, आप थे उस समय, आप पहुंच जाएगा, दिखाया गया जिसमें 1 मिनट भदौरिया जी कह रहे हैं, सीधे निर्देश दे रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ रहे हैं, किसको दे रहे हैं निर्देश? किसी अधिकारी को किसी को तो दे रहे हैं ना कि इसको बंद करिए। 1 मिनट सुन तो लीजिए, फिर उत्तर दीजिए। हम आपसे वाद विवाद नहीं कर सकते, हम सवाल कर सकते हैं आपसे। सीधे कह रहे हैं कि आप इसको इस धारा के तहत बंद करिए। 2 लोगों का नाम ले रहे हैं, इनको बंद करिए अभी, और वो बंद हुए हैं दोनों लोग। इसको क्या कहेंगे? हेमंत कटारे को आप बोल रहे हैं। प्रत्याशी के पास ये अधिकार है कि वह अपनी आपत्ति किसी भी अराजकता, किसी भी वायलेशन के खिलाफ अपनी आपत्ति रिटर्निंग ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर्स को दर्ज कराएगा और ये कहेगा कि इस धारा के तहत बंद करिए। हाँ, अगर वो जानकार है तो हमारे साथ मारपीट होगी, प्राणघातक हमला होगा मुझ पर, तो मैं जाके कहूंगा ना थाने में, सर 307 का मुकदमा दर्ज करिए, मेरा अधिकार है भाई, मेरे ऊपर हमला हुआ है, मेरे साथ चोरी या फोर्जरी होगी, तो मैं कहूंगा ना कि इन्होंने 420 में मुकदमा दर्ज करिए, इफ आई नो, अगर मुझे जानकारी है तो मैं कहूंगा। और उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने ऐसा वायलेशन किया है, मारा है, आप इस धारा में बंद करिए, तो ये उनका अपने कार्यकर्ताओं को ये उनके साथ अन्याय हुआ है। जिन लोग देख के लगाती है, ऐसा अगर फरियादी हूं तो मैं कहूंगा 420 में बंद कीजिए इनको, 460 बंद कीजिए।
अगर कोई व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में भी, चुनाव में ही नहीं, चुनाव में तो प्रत्याशी है इसलिए उनका अधिकार है, या फिर उनके द्वारा तैयार जो मंत्री की हैसियत से बोल रहे थे रिंकू भदौरिया को पहले छोड़ दिया, चुनाव खत्म होने से। आप रिंकू भदौरिया को नहीं जानते होंगे, अभी जानते हैं रिंकू भदौरिया को। प्लीज प्ले द वीडियो। अगर उन्होंने कहा हो कि मैं मंत्री की हैसियत से, ये नहीं कहा, अगर कहा होगा सर पटक के क्या है कि मंत्री की हैसियत थोड़ी बोलेंगे। आप क्या कर लेंगे कि किस भाई, वो वहां पर एक प्रत्याशी की हैसियत से अपने कार्यकर्ता के साथ जो हिंसा हुई है, अगर उस पर वो पुलिस अधिकारियों से कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करिए भैया, हमारे कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ है, ये जो आप तर्क कर रहे हैं अवधेश जी, क्या कोई मंत्री ये लगा के बोलता है कि मंत्री की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ? अरे मंत्री है उसके लिए बोले, उसको विश्लेषण पर ऐसे भी तो नहीं हो रहा है, मंत्री की हैसियत से बोल रहे थे। सुमित जी, आबिद जी, जब वो सिटिंग मिनिस्टर है तो उसको अपनी हैसियत बताने की जरूरत नहीं। ये अंडरस्टूड है कि ही मिनिस्टर, वो मंत्री है। सुनिए, और कोई भी लोकतंत्र में आप कह रहे हैं कोई भी निर्देश दे सकता है। अरे यहाँ FIR नहीं लिखी जाती थानों में। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक FIR दर्ज नहीं है तब तक जांच करने का कोई औचित्य नहीं, जांच नहीं हो सकती। लेकिन आप कहते हैं आप दरखास्त ले आइए, हम उसमें जांच करेंगे, फिर FIR करेंगे। अरे सुमित जी, जरा इन व्यवस्थाओं पर भी सुधार करेंगे सर। दूर ये 70 इन व्यवस्थाओं पर नहीं, एक मंत्री जो प्रत्याशी है, हम ऑनलाइन की सरकार, अरे कब तक ऑर्डर होंगे 70 साल का? उन चीजों को बेच गुजारा करने वाले लोग हो आप लोग। 70 साल के धरोहर को 70 साल पायलट प्रोजेक्ट उसका पूरा हो गया है। पूरे प्रदेश में मोबाइल से FIR होगी सर, मोबाइल से। चले ये मुद्दा अलग है। अपन अवधेश जी बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, जैसा कि कोरोना की बात कही गई है, इस कोरोना काल में उपचुनाव में जाने को मजबूर हुए। आप भी जानते होंगे कोर्ट तक मामला गया, रैलियों की, माने आप शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं लेकिन राजनीतिक रैलियों को छूट दे दी गई, आपने भी देखा होगा। ये कोरोना को लेकर, कोरोना में अव्यवस्था को लेकर अगर किसी में नाराजगी मतदाताओं में है तो किसके विरोध में जाएगी? ये भाजपा के विरोध में जाएगी, इसलिए कि कोरोना का पूरा भी जो संतरास काल था वो भाजपा रिज्यूम में हुआ है, भाजपा की सरकार में हुआ है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में। हाँ, ये देखा है कि अगर कोई किसी को बुखार आ गया तो उसको पकड़ के कोविड सेंटर में भर्ती कर दिया है, उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं, कुछ नहीं। आपका व्यक्ति जिस दिन मरा है, कोरोना से मरना बताया है, मेरे पास कई सबूत है यहीं भोपाल के, राजधानी के। उसको अंतिम अवसर तक कहा गया कि नहीं उनको कोरोना नहीं है, कोरोना पॉजिटिव नहीं है, और उसकी लाश नहीं दी गई, उसकी लाश जला दी गई। यानी लोगों ने अपने परिजनों का अंतिम दर्शन भी नहीं किया। तो ये नाराजगी किसकी जाएगी? आपने कोरोना काल में कहा कि बिजली का बिल, आप बोलिएगा सुमित जी, आपकी सरकार है, आप बोलिएगा, लेकिन आप आम जनता का दर्द सुनिए। उसको आपने कहा कि सिर्फ अगस्त महीने का बिजली का बिल आपको भरना है और आपको कोई बिल नहीं भरना है, कोई जुर्माना नहीं भरना है। अगले महीने सितंबर में वो बिल आए और अक्टूबर में आपने पेनल्टी के साथ बिल भेज दिया। तो जनता में नाराजगी किसके प्रति है? ये कांग्रेस के प्रति नहीं है, ये पूरे प्रदेश में हुआ है। तो ये नाराजगी का खामियाजा है कि इतनी ज्यादा पोलिंग हुई है और इससे बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी को जो उम्मीद है वो 28 सीटें जीतने की बात कर रही थी, तो अब उनकी ये उम्मीद शायद पूरी इन चीजों से नहीं हो पाएगी। दूसरी बात ये, मैं भार्गव जी, मैं ये जो बोल रहे थे भदौरिया जी का, वो मैं वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। नहीं, सुबह भी आपने एक बार सुन लीजिए। नहीं, देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ वीडियो प्ले करके। ये लालू और फौजी इसको तो छोड़ना ही नहीं है अगले, उसको 326 की कायमी करो या 334 है ना, बता दिया। ये लालू और फौजी इसको तो छोड़ना ही नहीं है अगले, उसको 326 की कायमी करो या 334। मुझे ऐसा लगा दो नाम ले रहे हैं, बोल रहा हूँ इस वक्त कोई एसपी की भाषा लग रही थी, ये डीआईजी की, ये कार्रवाई करो उसको छोड़ना नहीं। ये एसपी थे क्या? ये डीआईजी है क्या? ये आईजी है क्या? ये ऐसी भाषा है, बताता हूँ क्या है। नहीं, ओरछा जी कह सकते थे। ओरछा जी,
अब आप बता सुने, दो नाम ले रहे हैं, एक तो दोनों नाम के साथ बोले 326 कार्रवाई करिए इस पे तुरंत। करना ही है, इस पे करना ही है, छोड़ना ही नहीं है इसको। एक तो ये स्पष्ट नहीं होता है कि वो किससे बात कर रहे हैं और दूसरा वो अपने कैंडिडेट हैं, वो अपने विधिक जो उनका एजेंट होंगे, जो पूरा कानूनी कार्रवाई के लिए जिन्हें उन्होंने एक एजेंट नियुक्त किया होगा, जो चुनावी प्रक्रिया है, जो सारी कंप्लेंट्स को लेकर के जाते हैं, उनसे भी वार्तालाप हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर इसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति हुई है कि अगर वो अपने कार्यकर्ता जिन्हें कांग्रेस के लोगों ने मारा है, पीटा है, अगर वो उनके पक्ष में अगर वो एफआईआर की मांग कर रहे हैं, प्रशासन से कह रहे हैं कि इसमें एफआईआर करिए और हमारा अधिकार है कि एफआईआर करिए, तो अगर इस लहजे में, चूंकि चुनाव है और चुनाव के दौरान वैसे ही हाइपर होता है व्यक्ति, ये बात एक व्यवहारिक रूप से भी ठीक है, तो अगर वो कर रहे हैं और इसमें लगता है तो मुझे लगता है जांच के लिए आवेदन देना चाहिए, जांच हो जाएगी। निरंतर आरोप सुबह दिग्विजय सिंह जी ने लगाए, नाम लेते रहने लगा है। उसके बाद दिग्विजय सिंह की देख रहा है, अरे सुमित जी कहाँ ले जा रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी ने किसका कॉलर पकड़ लिया आपने? पूरे लोगों ने पब्लिक दिखाइए, मुझे दिखाइए, आप बताइए कहाँ हुआ था? ईरान दौरान इधर उधर की हवाई बातें मत किया कीजिए, हवाई बातें मत किया कीजिए, बात किया कीजिए। मैं जब तक नहीं बोल रहा, जब तक मेरे मोबाइल के अंदर कोई तस्वीर नहीं हो या वीडियो नहीं हो, उसी का बोलता हूँ। हम प्रवक्ता है पार्टी, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने जवाब दिया करें। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक टीआई का नाम निरंतर आ रहा है मेहगांव के अंदर। सुबह से टीआई ने वहां पर हेमंत कटारे जी के भाई योगेश कटारे जी को बैठा के रखा और अरे आप चुप तो रहिए। और उसके बाद जब मेहगांव के अंदर चुनाव को सबसे ज्यादा किसी ने प्रभावित किया, रिंकू भदौरिया जी को, ये जानते नहीं है, हम तो जानते हैं उनको पहले से, बहुत ही शरीफ आदमी है मेहगांव की, किसी से ये पूछ लीजिए, कस्में खाई जाती है उनकी शराफत की, उनको 4 बजे छोड़ दिया जाता है। तो ये तो खुद ही उनके जब बड़े भाई मंत्री की जगह गृह मंत्री बने हुए हैं और आईजी डीआईजी शायद तो गृह मंत्री भी ऐसे आदेश नहीं दे सकते, डीआईजी एडीजी बने हुए हैं, तो क्या होगा? चुनाव प्रभावित नहीं होगा तो पूछिए। सबसे पहले ये कहा गया था कि 14 को मंत्री इसलिए बनाया जा रहा है, जो अंदर खानों से खबर आती थी कि ये चुनाव लड़ेंगे, तो उसका इंतजाम भाजपा ने कर दिया, दिख गया प्रमाणित। चलिए एक मिनट सुर्खी की स्थिति थोड़ा जान लेते हैं। हमारे सागर के ब्यूरो चीफ है अजय दुबे जी, उनसे। अजय जी, ये जो 70% मतदान हुआ है, ज्यादा बढ़ के मतदान हुआ है, कोरोना काल में भी मतदान बढ़ के हुआ है, ये मतदाता क्या इशारा कर रहे हैं जो ज्यादा इतना बढ़ के मतदान किया? जी त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से बड़ा जबरदस्त मतदान सुर्खी विधानसभा में हुआ है और ये 70% का जो आंकड़ा है वो शाम के 5 बजे तक का है, 6 बजे तक और ये जाके तकरीबन 72 के ऊपर परसेंटेज मतदान होने की संभावना है। और पूरे दिन आज भाजपा प्रत्याशी गोविंद राजपूत के साथ ही रहे, जहां जहां देखा माहौल देखा तो वोटर जरा साइलेंट है। लेकिन यहाँ आजकल टेंट की व्यवस्था नहीं है कि कोई भाजपा वाले टेंट लगाए या कांग्रेस वाले टेंट लगाए, लेकिन जहां जहां भी गोविंद राजपूत पहुंचे तो वहां बहुत सी भीड़ उनके पास आई। और लेकिन जनता बार बार साइलेंट, इसलिए कुछ लोग हमारे साथ और भी लोग थे, जाके जनता के बीच में गए, पूछने की कोशिश की, तो जनता साइलेंट है। लेकिन इस तरीके का माहौल देख के ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी जीत संभावना, आप बोल रहे हैं साइलेंट है, फिर बोल रहे हैं भाजपा की जीत की संभावना है। लेकिन जो माहौल निकल के सामने आ रहा था, जैसे कहीं कांग्रेस प्रत्याशी जाते हैं, कहीं भाजपा प्रत्याशी जाते हैं, तो जो लोग पोलिंग बूथ से या आसपास के क्षेत्र आसपास जो लोग बने हुए थे वो कांग्रेस प्रत्याशी, कांग्रेस सरकार थोड़ी है, सरकार तो भाजपा की है और वो मंत्री है। ये अलग बात है कि 4 दिन पहले पूर्व हो गए, लेकिन वो मंत्री रहेंगे, इसका भी तो प्रभाव होता है। हाँ, ये एक प्रभाव रहता है, वो जो सामने दिखा। लेकिन एक बहुत जबरदस्त पोलिंग हुई और महिलाओं की पोलिंग भी बहुत ज्यादा हुई है तुर्की विधानसभा में। जब दोपहर के आसपास महिलाओं की मतलब महिलाएं ही वोट डालने, करीब 70% महिलाओं को देखा जो पोलिंग। कोरोना को लेकर भी कुछ नाराजी है, कोरोना को लेकर अगर नाराजी है तो जो वर्तमान शासन है उससे ही नाराजी होगी। बिल्कुल होगी। और कोरोना की अगर बात करें त्रिपाठी जी, तो प्रशासन पूरी तरह से कर रहा है। बड़े बड़े दावे प्रशासन के थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, मास्क दिए जाएंगे और सैनिटाइज किया जाएगा, थर्मल गन। तो जो अंदर जरूर जा रहे थे उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही थी, लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं था। एक के ऊपर एक आदमी गिरा जा रहा था। मतलब इस मामले में पूरा जिला प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी सारी जानकारी देने के लिए। जी, एक साथी ने अभी मैसेज करके एक सवाल किया कि सुमित जी बताएं कि लिखित में कंप्लेन दी जाती है या फोन करके कंप्लेन की जाती है? क्या आदेश किया जा रहा है? ये लिखित में कंप्लेन मांगती है पुलिस या फोन पे ही पुलिस कंप्लेन? हाँ ठीक है। मेरे उस साथी को बहुत विनम्रता पूर्वक बताइए
कि प्रत्याशी सब कुछ नहीं लिखता है। हो सकता है कि वो अपने विधिक सलाहकार जो उनके एजेंट हो उनको कह रहे हो कि इस तरह की कार्रवाई करने का लगता है कि हम कार्रवाई करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके तथ्य आने दीजिए, इतना इन्हीं पूर्व आधार जो अनुमानित अवधारणाएं हैं यही बहुत खिलाफ जाती हैं, इस पर थोड़ा परहेज करिए ना भाटिया जी। यह तो टिया ही है क्या संसार में देखिए, अब मैं इस घटना में ना मैं डिनाई कर रहा हूं ना मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आपत्ति है इंक्वायरी करा लीजिए, और जो वो कह रहे हैं उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। अपने कार्यकर्ता जिसके साथ मारपीट हुई है, जिसके साथ हिंसा हुई है, उसके पक्ष में FIR कराना, जो भी कैंडिडेट है वो किसी भी दल का दायित्व है। एक केस स्टडी मिल गई। अब TI को फोन किया करेंगे, कोई भी जनता जो देख रही है मध्य प्रदेश की, वो कहा करेंगे वो PS भदौरिया जी ने एक नई रस्म शुरू करी, एक नया रिवाज शुरू किया है। फोन पे आप लिख लीजिए FIR बिना कुछ चीज के, और ये धारा है जवाब देने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ भैया। मतदान के दिन प्रत्याशी जाकर के थाने में बैठ, हल्के सवाल हो गए, थाने में प्रत्याशी बैठ जाएगा। भदौरिया जी का मुद्दा छोड़ा जाए, अभी 28 बहुत सारी वो प्रत्याशी बैठ जाएंगे, बहुत सारी विधानसभा सीटें हैं, बहुत सारी करना है, कांग्रेस के मुद्दे उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, उस पर आप चर्चा। अरे आपके कार्यकर्ता कहाँ मार दिया? आपके कार्यकर्ता इतिहास में हम नहीं पिट रहे होंगे। हम पिटे भी लुटे भी, अरे वाह होगी FIR की मांग करेंगे तो हमने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मान दिया। अरे आप कवि की टाइप एकदम लगातार धारा प्रवाह बोल रहे हैं भाई, कहाँ पिट गए कहाँ लुट गए ये तो बता दीजिए। लुटे तो इन्हें INA बनाने की योग्यता। अरे सुमित जी ये तो बता दीजिए पूरे क्षेत्र में। अरे ये देश सबका है, ये देश सबका है। अरे भैया कहाँ पीटे? अरे सुमित जी कहाँ पीटे ये तो बता दीजिए। लोग हैं इन्हें लोग। अरे आज मेरा सवाल तो सुन लीजिए, वाले लोग हैं, सवाल तो लीजिए, कहाँ पीटे कहाँ लुटे थोड़ा बता दीजिए जानकारी दीजिए भाई। जिन हमारे कार्यकर्ताओं को मारा कहाँ पे वहीं पर, तभी तो FIR कराई है। जिन लोगों ने वो जो जिन दो लोगों की आप बात कर रहे हैं वो कोई प्रवचन नहीं कर रहे थे, वो कोई महात्मा नहीं है, जो उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, चुनाव को प्रभावित किया। चलिए अलग सावेर का थोड़ा देख लेते हैं। सावेर में भी बहुत यहाँ कल साड़ियां बैठी थी। सावेर विकास, मेरी आवाज आ रही है जी? सावेर में अच्छा खासा वोट परसेंटेज हुआ, हमें लगता है 76-77 जाएगा। आपने वहां के मतदाताओं को भी देखो, ये जो परसेंटेज बढ़ा है, वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से भी ज्यादा बढ़ गया है, ये किस तरह रुझान दिखाता है? कोरोना से नाराजगी है, दल बदल का मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा ये भी है स्थायित्व का मुद्दा, जो 77 में देखने को मिला, 77 से 80 के बीच में, कि सरकार गिर गई थी जनता पार्टी की, उसके बाद इंदिरा जी को 2/3 बहुमत मिले थे। तो स्थायित्व का मुद्दा भी हो सकता है कांग्रेस के अगेंस्ट में, कि बीजेपी ही सरकार चला सकती है, कांग्रेस नहीं। ये तीन में से कौन सा मुद्दा ज्यादा आपको दिखा हावी? तो निश्चित रूप से अगर सावेर विधानसभा के प्रतिशत की बात की जाए तो 80% से ज्यादा जो है मतदान हुआ है। 80 पहुंच गया। हमारे पास 6 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 75% का है। जी निश्चित रूप से अभी जो पूरा जो प्रतिशत है वो जिला प्रशासन ने अभी ओपन नहीं किया है, लेकिन जो सूत्रों के मतलब हमारे पास जानकारी 80 पॉइंट ऊपर जो सावेर विधानसभा के अंदर मतदान हुआ है, और 2% जो बैलेट पेपर के द्वारा मतदान हुआ था उसको मिला लिया जाए तो 82% से ऊपर सावेर विधानसभा के अंदर मतदान हुआ है। वही अगर बात की जाए तो जो वोटर प्रतिशत बना है, अगर बात करें जो युवा वोटर था, जो नया युवा जो नए नाम जुड़े थे, वो काफी ही बड़ी संख्या में सावेर विधानसभा के अंदर जुड़े थे। यही कारण है कि जो वोटिंग प्रतिशत बना है वो बड़ा है सावेर विधानसभा का। वहीं अगर बात करें तो जो दल बदल की जो राजनीति थी सावेर विधानसभा के अंदर नहीं दिखती, क्योंकि दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने दल बदला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान बहुल जो विधानसभा सावेर है, किसानों को काफी समस्याओं का सामना वहां पर करना पड़ा था, चाहे वह कोरोना काल हो, चाहे भारी बारिश के कारण हो। तो किसान, अरे ये सामना किसानों को करना पड़ा, तो किसान किससे नाराज है? कर्ज माफी न होने से नाराज है कि अभी बीजेपी सरकार से नाराज है? जी जो किसान है, जो तत्कालीन जो बीजेपी की सरकार है, क्योंकि अभी जो सोयाबीन की फसल हुई थी, कई जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां पर भारी बारिश के कारण जो सोयाबीन की फसल मिल चुकी बर्बाद हो गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। जी चलो, इससे नाराजगी है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपसे। एक बार विनोद से पूछ लेते हैं, फिर आप लोग पास आते हैं। विनोद, बहुत संक्षेप में
सबसे कम पूरे 28 में सबसे कम ग्वालियर पूर्व में 42-43% हो सकता है, एक दो और बजाय 45% वोटिंग हुई है। ये 45% वोटिंग कम होने का फायदा किस तरफ जाता दिख रहा है आपको? देखिए, यहाँ बिल्कुल उल्टा देखा जा सकता है, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि ज्यादा मतदान है तो वो सरकार के खिलाफ रहता है, जो वर्तमान में सरकार काबिज होती है। लेकिन यहाँ इसका उल्टा अभी देखा जा रहा है, और जो बातचीत हो रही है, जो चर्चाएं निकलकर बाहर आ रही हैं, वो ये है कि सतीश सिकरवार जो कि कांग्रेस से हैं, उनके पक्ष में जो लोग थे, खास करके जो कुछ इलाके ऐसे थे जो चिन्हित थे, और जो दलित वोट है वो निकलकर बाहर आया, उन्होंने वोट किया और वो वोट मतदान केंद्र पर भी पहुंचे। लेकिन जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, पारंपरिक जो कार्यकर्ता थे, वो कम नजर आए इन क्षेत्रों में। और साथ ही जो ये चूंकि पूरी कर्मचारी इलाका है, और यहाँ कर्मचारी आवास हैं, सरकारी आवास हैं, यहाँ अधिकारियों के आवास हैं, लिहाजा जो उनके परिजन बाहर निकलना चाहिए वो बाहर निकलकर नहीं आए। जो एक बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, जो प्रबुद्ध लोग हैं और व्यापारी वर्ग है, उनके भी जो परिजन बाहर आने चाहिए वो बाहर नहीं आए। केवल उनके जो मुखिया हैं या फिर उनसे जो जुड़े रहे हैं प्रत्याशी से, वो निकलकर बाहर आए। तो यहाँ पर जो कम प्रतिशत मतदान हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बाकी की जगह तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ बीजेपी की परेशानी इसलिए भी खड़ी हो सकती है कि जब देर शाम को सतीश सिकरवार और मुन्ना लाल गोयल, जो कि बीजेपी से रहे और सतीश सिकरवार कांग्रेस से, जब उनको नजरबंद करके कंट्रोल रूम में लाया गया पुलिस के में, तो उस समय दोनों के चेहरे जब हमने पढ़े तो उस समय सतीश सिकरवार काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे, और उनके चेहरे पर जो भाव थे वो अच्छे भाव नजर आ रहे थे। लेकिन मुन्ना लाल गोयल के चेहरे पर जो भाव थे वो बहुत देखे जा सकते थे, वो अच्छे भाव नहीं थे। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ देखने को मिलेगा। और जो कम प्रतिशत मतदान है, जो लगातार एक कहते थे कि ज्यादा मतदान होने से सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होता है, वो शायद तिलिस्म में यहाँ टूटता नजर आ रहा है। चलिए, विनोद बिल्कुल निश्चित है। एक और जगह बात कर लेते हैं। बलवंत भट्ट है हमारे सुवासरा। बलवंत भट्ट, सबसे लगभग सुवासरा में 81-82% वोटिंग हुई है। ये वोटिंग परसेंटेज क्या बताता है? कोरोना की नाराजगी भी है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से सुवासरा में अभी तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके मुताबिक 83% लगभग यहाँ पे वोटिंग हुई है। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, स्पष्ट रूप से तो हालांकि नहीं कहा जा सकता है कि जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है वो आक्रोशित है या उत्साहित, लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछले 2018 के उपचुनाव थे उससे भी अब की बार वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा है, तो परिणाम कहीं ना कहीं बदलने की भी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। जी, बदलने की यानी जो कांग्रेस को पिछली बार जीत मिली थी, और वोटिंग परसेंटेज हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, 100% का पिछली बार। बीजेपी को हार, तो अब बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस हार सकती है, ऐसा? बिल्कुल, बीजेपी के पक्ष में फिलहाल अभी तक तो ये चुनाव जाता हुआ नजर आया। जिस तरह से बीजेपी दावे कर रही है और जो रणनीति बीजेपी की बताई जा रही थी कि कांग्रेस के में से जो हरदीप सिंह डंग हैं वह उनके जो मूल कांग्रेसी वोटर हैं उसको तोड़ने में कामयाब होंगे, और अगर इसी जो दावे थे अगर उसमें अगर वो कामयाब होंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो ये चुनाव है वह जीतती हुई भी नजर आ रही है। जी, चलिए बात एक मिनट भार्गव जी से। भार्गव जी, ये जो अभी तक का जो राजनीतिक पंडित वोटिंग परसेंटेज पे आंकड़ा लगाते रहे तो दोनों तरफ उल्टा, वहां बलवंत भट्ट भी बोल रहे हैं, विनोद जी ने कहा कि ये उल्टा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उनके समर्थक वोट डाल दिए हो, बीजेपी के जो कट्टर समर्थक है जो नहीं चाहते थे वो वोट नहीं डलवाए हो, नहीं गए हो, ये आंकड़ा भी आ सकता है। भार्गव जी थोड़ा संक्षेप में टिप्पणी। देखिए, ग्वालियर पूर्व की जहां तक बात है वहां ये संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे या बीजेपी के जो यानी समर्पित कार्यकर्ता थे उनमें नाराजगी थी, तो इसलिए वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे, ये संभावनाएं ज्यादा है। सुवासरा में अभी सुवासरा की जहां तक बात थी तो सुवासरा में जो डंग जी जीते थे बहुत कम वोटों के अंदर से जीते थे, 853 करीब, 853, यानी 4 अंकों तक भी ये वो आंकड़ा नहीं पहुंच पाया था। एक बार ये निर्दलीय जीते थे, तो निर्दलीय नहीं, दोनों बार कांग्रेस से जीते। नहीं, एक बार निर्दलीय जीते सर। नहीं, खैर हो गया, दोनों बार कांग्रेस, पिछली बार भी कांग्रेस से जीते थे। वहां की मीनाक्षी ने उनको टिकट दिलवाया था, वो जीते थे 2013 में भी। हाँ, वहां की जनता काफी जागरूक है और वो चुनाव को पलटना जानती है, नतीजों को पलटना जानती है। और वर्तमान में चूंकि डंग जी ने ये कह दिया था
कि अगर अब की बार मैं मंत्री नहीं बन पाया तो इस क्षेत्र से मेरा जीतना मुश्किल है। यानी इस्तीफा देने के पहले आप देखिए इनका पुराना वक्तव्य, तो वहां की जनता जानती है कि इन्होंने कुछ भी करके सारी बाजी लगा करके इस्तीफा दिया और मंत्री बने, और मंत्री बनने के बाद फिर चुनाव लड़ने आए हैं, तो वो सहानुभूति भी ढंग के साथ हो सकती है। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सुमित जी, थोड़ा फिर यशपाल सिसोदिया जी आप बोलिए। जी त्रिपाठी जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आंकड़े कहीं पर भी कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी होगा, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो आक्रोश था एक इस कारण से भी लोग निकले कि कहीं वो फिर से जो कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने जो अंतिम समय पर दावे करने की कोशिश की और भावी मुख्यमंत्री लिखवाया, मैं तो कह रहा हूं जो ज्यादा वोटर निकले हैं वो उस भय में निकले हैं कि कहीं कांग्रेस जो कह रही है, कहीं कांग्रेस का कुशासन, कांग्रेस का काला शासन, जो लोगों के घर मकान तोड़ता था, जो लोगों के साथ व्यापारियों की दुकानों पर जो है जबरदस्त कार्रवाइयां कर रहा था, जो मध्य प्रदेश के योजनाओं छात्रों का जिसने लैपटॉप छीन लिया था, जिसने विकास की योजनाएं बंद कर दी थी, जिसने संबल का सहारा छीन लिया था, ऐसी काले कारनामों वाली सरकार फिर से ना आ जाए, इस बात के भय में भी बहुत सारे लोग जो मतदान करने प्राय चाहते भारतीय जनता पार्टी को थे लेकिन नहीं जाते थे, इस बार वो भी भय के कारण जहां कम हुआ कांग्रेस के कमलनाथ जी। अरे भैया जहां कम हुआ आपने ज्यादा का तो बता दिया, इसलिए निकाल अभी पूरे आंकड़े आने पूरे आंकड़े जहां वोटिंग परसेंटेज कम हुआ वो सवाल सुनते नहीं, अपना अपनी बात वो कमी है, वो बोलने के लिए आते हैं बस। नहीं हम ये आपने कहा एक तरफा संवाद है। सुमित जी आपने कहा कि इसलिए निकल के गए कि कांग्रेस कहीं फिर से ना आ जाए, लेकिन जहां कम निकले वहां की बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी देखिए 2018 में इतने बड़े बड़े और पर्टिकुलर टारगेटेड हर वर्ग को टारगेट करने वाले बड़े बड़े वायदों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने ज्यादा वोट दिए थे, कांग्रेस से ज्यादा वोट दिए थे, और मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है। कांग्रेस के वचन पत्र समाप्त हुई, विश्वसनीयता समाप्त हुई है, और भारतीय जनता शिवराज है तो विश्वास है का नारा बुलंद हुआ है। 28 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 9 तारीख तक हमारे अब्बास भाई कांग्रेस प्रवक्ता जो कुछ दावे करना चाहें, हम पूरी सहानुभूति के साथ उनके साथ हैं। 10 तारीख की भूमिका दिग्विजय सिंह जी ने, आप बोलना हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। देखिए जो इन्होंने कहा, एक लाइन का सवाल मेरा दोनों प्रवक्ताओं से। नहीं अब अब्बास जी एक लाइन, अभी फिर सुमित जी चालू हो जाएंगे। नहीं सिर्फ एक लाइन का, एक मिनट सुमित जी, एक मिनट, कि आप दोनों में से, दोनों के दल में से ईवीएम खराबी का, गड़बड़ी का कौन आरोप लगाएगा? हमने तो देखिए, हम तो सबसे पहले हमारे शुरुआत आप ही ने की थी जिसने पुस्तक लिखी है जीवीएल नरसिम्हा नाम है, उसको संसद बना के बैठे हैं ये, और उसका फॉरवर्ड लालकृष्ण आडवाणी जी ने लिखा था। ये याद कर, ये बात मुद्दा खत्म, दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं जो बात कह रहा हूँ, इन्होंने कहा ना कि शिवराज है तो विश्वास नहीं, की नारा कौन दे रहा था? भाजपा ही दे रहे थे। जनता में क्या नारा था? बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ। जनता में क्या नारा था? गद्दार वफादार, यही है। अब आप खबर कीजिए। और जो आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, हरदीप सिंह डंग जी वहां अकेले पड़ गए। यशपाल सिसोदिया जी ने क्या किया सब जानते हैं। वहां पर जो यशपाल सिसोदिया जी मंत्री बनने वाले थे, डंग साहब को मंत्री बनाना मजबूरी बन गई और उनका टिकट काटना पड़ा, तो वो सारी चीजें देखी। और हमारे रमेश बंदोला जी ने क्या किया सावेर में, वो भी सब जानते हैं कि किस तरह से क्या क्या हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी, जो आपके एक साची के संवाददाता कह रहे थे कि पुरानी भाजपा जो निकली, तो वो शेजवार परिवार हो, चाहे वो यशपाल सिसोदिया जी का परिवार हो, ये लोग निकल के कहां वोट करवा के आए, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है। राजनीतिक अकर्मण्यता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। इन्हें हमारे लोगों से उम्मीद है कि हमारे लोगों ने कांग्रेस को जिता दिया होगा। ऐसे राजनीतिक दल के साथ पूरी सहानुभूति है, मेरे भाई के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। जो हमारे दल के नेताओं से अपेक्षा में जी रहे हैं कमल जो त्रिपाठी भी, ऐसे लोगों का राजनीतिक हस्त्र क्या होगा है, ये 10 तारीख को आप उनके दल के विधायकों को लेकर सरकार बना सकते हैं, तो अपेक्षा नहीं रह सकती। ये अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए। हमारे देखिए, इनकी सरकार गिराने में हमारे किसी विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया। कुछ सम्मेलन हो नहीं रहा है, कभी सम्मेलन जो होते हैं तो यहीं पर होगा, वो बात की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अब्बास जी आपका, सुमित जी आपका, भार्गव जी आपका, और विनोद आपकी सारी जानकारी देने के लिए।
तो मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर सभी प्रत्याशियों की सियासी किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में कैद हो गई है और अब 10 नवंबर को नतीजे आएंगे जो ये फैसला करेंगे कि बीजेपी की सरकार बनी रहेगी या कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। खैर, अगले मंगलवार तक की बात है, तो फिर तो पता चल ही जाएगा किसका मंगल होगा और किसका अमंगल। वैसे मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए इस उपचुनाव की चर्चा लंबे समय तक होती रहेगी, क्योंकि पहली बार है जब उपचुनाव से सत्ता का फैसला होगा। इसके अलावा प्रचार के दौरान विवादों और आरोप प्रत्यारोपों के चलते प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच बढ़ी कटुता भी लंबे समय तक याद की जाएगी। वहीं इन सबसे इतर ये उपचुनाव सिंधिया और उनके समर्थकों के सियासी भविष्य को भी तय करेंगे। अब देखते हैं जब नतीजे आते हैं तो किसका चेहरा खिलता है और किसका मुरझाता है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश करता है, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।